हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 7 का मिसलेनियस एक्सरसाइज, दैट इज़ असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग चैप्टर का हम मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था असाइनमेंट प्रॉब्लम का। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो पर बने रहना। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक करके मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, सेल्स दिया हुआ है, मतलब जो यहाँ पे वैल्यूज़ मेंशन किया है वो सेल्स है, टर्न्स में दिया है पर मंथ इन 4 डिफरेंट सिटीज़ है। तो यहाँ पर देखो PQRS 4 डिफरेंट सिटीज़ है, बाय 5 डिफरेंट मैनेजर्स है। मैनेजर 1 2 3 4 5 डिफरेंट मैनेजर्स है। ये सब आपका सेल्स वैल्यूज़ दिया है। क्वेश्चन है find the assignment of managers to different cities so as to maximize the total sale। तो हमें यहाँ पे टोटल सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि गिवन प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है। तो हम स्टार्ट करेंगे, देखो इसे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सिंस प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन। सिंस प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन, क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है कि सेल्स है उसे मैक्सिमाइज करो। सिंस प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन। अब हम चेक करेंगे कि गिवन प्रॉब्लम बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है। तो मैं चेक करता हूँ, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मैनेजर काउंट करो कितना दिया है। नंबर ऑफ मैनेजर हमें दिया है देखो 5, और यहाँ पे नंबर ऑफ सिटीज़ कितना दिया है, देखो नंबर ऑफ सिटीज़ आपको दिया हुआ है 4। PQRS 4 सिटीज़ है। सो देयरफॉर 5 नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड। प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। तो पहले मैं बैलेंस करता हूँ। देखो यहाँ पर हमें यहाँ पे मैनेजर 5 दिया है, बट सिटीज़ हमें यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो हमें एक एक्स्ट्रा यानी कि डमी सिटी क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा देयरफॉर वी टेक अ डमी। ठीक है, डमी मीन्स इमेजिनरी हो गया। देयरफॉर वी टेक अ डमी सिटी लिखेंगे हम लोग। PQRS है तो मैं डमी सिटी T ले लेता हूँ। विथ प्रॉफिट क्या लेंगे हम इसका, विथ प्रॉफिट इसका हम लेंगे 0 रुपीज़, विथ प्रॉफिट 0 रुपीज़। ठीक है, तो मैं एक न्यू टेबल फॉर्म करता हूँ बैलेंस करके। सो देखो यहाँ पर आपको दिया है मैनेजर। तो ये हो गया आपका, देखो आई विल राइट हियर फर्स्ट मैनेजर, यहाँ पर सेकंड है, फिर देखो ये थर्ड मैनेजर है, फोर्थ है और ये फिफ्थ है। सिटीज़ आपको पहले से दिया है PQRS, और मैं एक इमेजिनरी यानी कि डमी सिटी लूँगा T। वैल्यू हम सब मेंशन करते हैं, यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको दिया है मेंशन कर दो। सो दिस इज़ 34 है, फिर यहाँ पर देखो 33 है, 37 है, 36 है, फिर यहाँ पर देखो 35 दिया है। सेकेंड कॉलम इज़ 36, देन यहाँ पे 35, देन यहाँ पर 39 है, फिर यहाँ पर 36 है, और यहाँ पर देखो 36 है। थर्ड कॉलम देखो आपका यहाँ पर 33 है, देन दिस इज़ 31 है, फिर यहाँ पर 35 है, दिस इज़ 34, और यहाँ पर देखो आपका 35 दिया है। फोर्थ कॉलम हमारा क्या है, 35 दिया हुआ है, और ये 33 है, यहाँ पर देखो आपका 35 है, दिस इज़ 34, और यहाँ पर 33 है। लास्ट का कॉलम जो है वो डमी टेरिटरी है। तो डमी टेरिटरी का जो प्रॉफिट वैल्यू है आपको मालूम है 0 लेते हैं हम लोग,
कॉस्ट है या प्रॉफिट जो भी रहेगा हम 0 लेते हैं डमी का। ये देखो प्रॉब्लम मैंने बैलेंस करके लिख दिया। एक बार आपका प्रॉब्लम बैलेंस हो गया, अब ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का दिया है, तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को हम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम स्टेप 1 2 3 4 लेके सॉल्व करते हैं। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने का रूल आपको मालूम है, हम रिग्रेट टेबल फाइंड आउट करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पर लिखूँगा हेडिंग, आई विल राइट हियर रिग्रेट टेबल, या उसे बोलते हैं हम लोग लॉस टेबल भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये गिवन प्रॉब्लम है, अब मैं इसे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करूँगा। तो हम यहाँ पे टेबल लिखते हैं। तो देखो आपका ये फर्स्ट मैनेजर हो गया, फिर यहाँ पर सेकंड है, फिर ये देखो थर्ड मैनेजर है, फोर्थ और ये फिफ्थ मैनेजर है। टेरिटरी आपको दिया है P Q और यहाँ पे R S और ये डमी देखो आपका T है, सिटीज़ है। तो रिग्रेट टेबल कैसे निकालना है, जो आपको टेबल दिया है उसमें हाईएस्ट वैल्यू आपको सर्च करना है, हाईएस्ट प्रॉफिट वैल्यू या हम बोल सकते हैं हाईएस्ट सेल्स वैल्यू। तो पूरे टेबल में अगर आप सर्च करोगे तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखो आपको 39 मिल रहा है, बराबर। तो 39 में से हम ईच वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके न्यू वैल्यू टेबल में लिख देंगे। सो 39 माइनस 34 करो 5 आएगा, फिर 39 माइनस 33 करो 6 हो जाएगा, 39 माइनस 37 2, 39 माइनस 36 तो 3 आएगा, 39 माइनस 35 देखो यहाँ पर 4 आएगा, देन 39 माइनस 36 तो 3 आएगा, 39 माइनस 35 तो यहाँ पे 4 आएगा, 39 माइनस 39 0 आएगा, 39 माइनस 36 तो यहाँ पे 3 आएगा, 39 माइनस 36 देखो 3 आएगा। थर्ड कॉलम लेते हैं हम लोग, 39 माइनस 33 तो 6 आएगा, 39 माइनस 31 तो 8 आएगा, 39 माइनस 35 तो देखो 4 आएगा, 39 माइनस 34 तो यहाँ पे 5 आएगा, 39 माइनस 35 तो यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, दिस वे। अब देखो एस का कॉलम जो है 39 माइनस 35 तो 4 आएगा, 39 माइनस 33 तो यहाँ पे 6 आएगा, 39 माइनस 35 तो 4 आएगा, 39 माइनस 34 तो आपको मालूम है 5 आएगा, 39 माइनस 33 तो देखो 6 आएगा। और जो लास्ट का कॉलम है ऑल वैल्यू 0 है, तो 39 माइनस 0 तो 39 आएगा, यानी कि लास्ट कॉलम ईच वैल्यू आपको 39 39 39 और ये देखो 39 मिलने वाला है, राइट। ये हो गया हमारा रिग्रेट टेबल। अब ये रिग्रेट टेबल को लेकर के हम आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि स्टेप 1 रो मिनिमाइजेशन, स्टेप 2 कॉलम मिनिमाइजेशन, स्टेप 3 है टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी एंड स्टेप 4 है डूइंग असाइनमेंट, वो हम स्टार्ट करेंगे। देखो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ। तो आई विल राइट हियर स्टेप 1, अब मैं लिखता हूँ। स्टेप 1 है आपका रो मिनिमाइजेशन, हम लिखते हैं रो मिनिमाइजेशन। ठीक है, स्टेप 1 आपका है रो मिनिमाइजेशन। सो यहाँ पर हमें मैनेजर दिया है फर्स्ट, फिर देखो सेकंड है, फिर यहाँ पर थर्ड है, फिर यहाँ पर आपको फोर्थ दिया और ये फिफ्थ दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें सिटीज़ दिया है P Q, फिर यहाँ पे R S और ये डमी सिटी देखो आपका T है। रो मिनिमाइजेशन कैसे करेंगे हम, रिग्रेट टेबल यूज़ करके हम रो मिनिमाइजेशन निकालेंगे। देखो यहाँ पे रो वाइज सर्च करेंगे। फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम वैल्यू, तो फर्स्ट रो में सबसे लिस्ट वैल्यू देखो 3 है, तो 3 बाकी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 देखो 2 आएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 6 माइनस 3 3 आएगा, 4 माइनस 3 1 आएगा, 39 माइनस 3 तो देखो आपका 36 आ जाएगा। फर्स्ट रो मिनिमा हो गया। एग्जैक्टली सेम वे हम बाकी का रो का कैलकुलेशन करेंगे। तो सेकेंड रो में देखो सबसे लिस्ट वैल्यू क्या है, तो सेकेंड रो में सबसे मिनिमम वैल्यू मुझे 4 मिल रहा है, तो 4 को ईच वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 6 माइनस 4 देखो 2 आएगा, 4 माइनस 4 0 आएगा, 8 माइनस 4 तो 4 आएगा, 6 माइनस 4 तो 2 आएगा, 39 माइनस 4 किया तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 35 मिलेगा, 39 माइनस 4 तो 35 मिलेगा। अब थर्ड रो अगर आप चेक करोगे तो थर्ड रो का सबसे लिस्ट वैल्यू देखो 0 है, तो 0 को बाकी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो एज इट इज़ रहेगा वो। तो थर्ड रो एज इट इज़ लिखो आप 2 0, फिर यहाँ पर देखो 4 है, फिर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर देखो आपका 39। फोर्थ रो चेक करते हैं हम लोग। तो फोर्थ रो का सबसे मिनिमम वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 2, 39 माइनस 3 किया तो देखो 36 आएगा। लास्ट रो अगेन देखो मिनिमम वैल्यू हमें 3 मिल रहा है, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 3 3, 39 माइनस 3 तो ये देखो आपका 36 आ जाएगा।
ठीक है। तो रो मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2 कॉलम मिनिमाइजेशन। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ नाउ स्टेप 2, हाँ, तो आई विल राइट हियर स्टेप 2 और हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम मिनिमाइजेशन। हाँ, कॉलम मिनिमाइजेशन का स्टेप हम फॉलो करेंगे स्टेप 2। सो पहले हम लिखते हैं सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर देखो यहाँ पे फर्स्ट, फिर देखो यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड है, फिर ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। टेरिटरी आपको दिया है PQRS एंड देखो यहाँ पे T। तो रो मिनिमाइजेशन का टेबल यूज़ करके हम कॉलम मिनिमाइजेशन फॉर्म करते हैं। तो ईच कॉलम में हम फाइंड आउट करेंगे मिनिमम वैल्यू। तो देखो फर्स्ट कॉलम का मिनिमम वैल्यू कितना दिया है, फर्स्ट कॉलम का मिनिमम वैल्यू 0 है, सेकंड कॉलम का भी मिनिमम वैल्यू 0 है। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज़ हमें कॉपी करना है। तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 2, फिर यहाँ पर भी 2 है, फिर देखो 0 1 है। सेकंड कॉलम वैल्यूज़ देखो आप 0 0 0 0 0, ऑल वैल्यूज़ 0 है। थर्ड कॉलम चेक करते हैं। थर्ड कॉलम अगर आप चेक करोगे तो मिनिमम वैल्यू 1 है, तो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाकी वैल्यू ऑफ थर्ड कॉलम। सो देखो 3 - 1 तो 2 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फोर्थ कॉलम। तो फोर्थ कॉलम का मिनिमम वैल्यू 1 आपको दिया है, तो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम बाकी वैल्यू से। तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 - 1 1 आएगा, 4 - 1 देखो 3 आएगा, 2 - 1 1 आएगा, 3 - 1 देखो 2 आएगा। लास्ट का कॉलम देखो अब यहाँ पर आप, लास्ट का कॉलम मिनिमम वैल्यू हमें मिल रहा है 35। तो 36 - 35 तो 1 आएगा, 35 - 35 0 हो जाएगा ये, 39 - 35 तो 4 आएगा, 36 - 35 तो 1 आएगा, 36 - 35 देखो यहाँ पे 1 आएगा। तो हमने जो है स्टेप 2 भी कंप्लीट कर दिया है कॉलम मिनिमाइजेशन। देखो स्टेप 3 है टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी। हाँ, तो टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी में आपको क्या करना है, जो कॉलम मिनिमाइजेशन का टेबल हमें मिला है उसमें हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करके ऑल ज़ीरोज़ को हमें कवर करना है, ये रूल होता है। सो अब मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कैसे ड्रॉ होगा, सबसे पहले हम आइदर रो वाइज या तो फिर कॉलम वाइज सर्च करेंगे कि हमें मैक्सिमम ज़ीरो कहाँ पर मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम वाइज सर्च करूँगा तो देखो मैक्सिमम ज़ीरो मुझे 5 ज़ीरो मिल रहा है क्यू में। तो सबसे पहले मैं ये मैक्सिमम ज़ीरो को वर्टिकल लाइन से कवर करूँगा। मैक्सिमम ज़ीरो कवर करने के बाद फिर अगेन आप ट्राई करोगे फिर से मैक्सिमम ज़ीरो कवर करने का। तो अगर देखो मैं ये सिंगल लाइन, अगर मैं ये ज़ीरो कवर करूँगा तो एक ज़ीरो कवर होगा, यहाँ पे भी सिंगल ज़ीरो कवर होगा, ऐसे ड्रॉ किया तो भी सिंगल ज़ीरो, और ऐसे ड्रॉ किया तो भी सिंगल ज़ीरो ही कवर होने वाला है। ठीक है, तो मैक्सिमम ज़ीरो हमने अभी कवर कर दिया। अब देखते हैं कि कहीं पे और भी मैक्सिमम ज़ीरो कवर हो रहा है क्या। अगर मैं देखो रो वाइज अगर चेक करूँगा तो एक ज़ीरो कवर होगा, यहाँ पे भी सिंगल ज़ीरो, और फिर यहाँ पर देखो आपका सिंगल ज़ीरो कवर होगा, यहाँ भी सिंगल ज़ीरो कवर होगा। अगर मैं कॉलम वाइज चेक करता हूँ तो देखो यहाँ पे सिंगल ज़ीरो जाएगा, यहाँ भी सिंगल ज़ीरो सिंगल ज़ीरो सिंगल ज़ीरो, यानी कि एवरीवेयर हमें सिंगल ज़ीरो ही मिल रहा है एक लाइन के ऊपर। तो आप रो वाइज ड्रॉ करो लाइन या तो फिर कॉलम वाइज, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अपना नंबर ऑफ़ लाइन तो वही आएगा, सेम आने वाला है। तो ये देखो मैंने ऑल ज़ीरोज़ को यहाँ पे कवर कर दिया। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर हम लिखेंगे नंबर ऑफ लाइन्स, कितना लाइन्स ड्रॉ किया है काउंट कर लो, 5 लाइन्स हमने ड्रॉ किया है। एंड साइज ऑफ द मैट्रिक्स कितना है, साइज ऑफ मैट्रिक्स, हाँ साइज ऑफ मैट्रिक्स भी 5 है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल, सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल बिकॉज रूल्स तो आपको पता ही है कि व्हेन नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू साइज ऑफ द मैट्रिक्स सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल, यानी कि हम नेक्स्ट स्टेप को प्रोसीड कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया। तो अब हम यहाँ पर देखो लास्ट स्टेप करेंगे, दैट इज़ स्टेप 4 है, हम उसे बोलते हैं डूइंग असाइनमेंट। हाँ, डूइंग असाइनमेंट, यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा देखो डूइंग असाइनमेंट से। तो फॉर डूइंग असाइनमेंट जो प्रीवियस टेबल है ना कॉलम मिनिमाइजेशन का, वो सेम टेबल एज इट इज़ हमें कॉपी करना होता है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा मैनेजर फर्स्ट, देन मैनेजर सेकेंड, ये मैनेजर 3 है, फिर मैनेजर 4 और यहाँ पर मैनेजर 5 है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दिया है टेरिटरी यानी कि सिटीज़ दिया है, तो सिटीज़ है P, फिर Q है, फिर R है, फिर S है, फिर देखो यहाँ पर आपको T दिया हुआ है। सेम वैल्यूज़ मुझे कॉपी करना है। तो ये हो जाएगा आपका देखो 2 2 2, फिर यहाँ पे 0 1 है, फिर सेकंड कॉलम में ऑल ज़ीरोज़ हैं तो 0 0 0 0 है।
थर्ड कॉलम में देखो आपका 2 3 3 1 0, हाँ 2 3 3, फिर यहाँ पर 1 0 है। फोर्थ कॉलम में है 0 1, फिर यहाँ पर 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है। और फिफ्थ कॉलम में है 1 0 4 1, और देखो आपको 1 दिया हुआ है। ठीक है, दिस वे आपको मालूम है असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट करने का रूल होता है कि पहले हम रो वाइज सर्च करेंगे सिंगल ज़ीरो, जहाँ पर भी हमें सिंगल ज़ीरो मिलेगा वहाँ पे एक बॉक्स पुट करेंगे, यानी कि असाइनमेंट कर देंगे। तो अगर मैं फर्स्ट रो को चेक करूँगा, देखो यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो असाइनमेंट नहीं होगा फर्स्ट रो में। सेकेंड रो में भी देखो 2 ज़ीरो है, असाइनमेंट नहीं होगा। अब मैं थर्ड रो को चेक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे थर्ड रो में मुझे सिंगल ज़ीरो मिल रहा है, तो थर्ड रो ये सिंगल ज़ीरो असाइन होगा और इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम जितना भी ज़ीरो होगा सब कैंसिल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग कॉलम ऑल ज़ीरो कैंसिल होता है। अगेन देखो हम सर्च करेंगे सिंगल ज़ीरो, तो देखो फर्स्ट रो में अब सिंगल ज़ीरो असाइन हो गया, करस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई भी ज़ीरो कैंसिल नहीं होगा। सेकेंड रो में भी देखो आपका सिंगल ज़ीरो असाइन हो गया। उसके बाद देखो फोर्थ रो में भी आपका सिंगल ज़ीरो असाइन हो गया, और फिफ्थ रो में भी देखो आपका यहाँ पर सिंगल ज़ीरो असाइन हो गया। तो हमें ईजिली मिल गया यहाँ पे असाइनमेंट शेड्यूल। ठीक है, अब मैं फाइनल आंसर देखो लिखता हूँ। अब देखो फाइनल आंसर में लिखता हूँ, तो आई विल राइट हियर ऑप्टिमल, हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। ऑप्टिमल असाइनमेंट आप लिखो यहाँ पे शेड्यूल, ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल एंड मैक्सिमम बोला है ना, एंड मैक्सिमम सेल्स। ठीक है, अब ये हम फाइंड आउट करेंगे थ्रू वन टेबल। तो मैं टेबल फॉर्म करता हूँ। तो फर्स्ट कॉलम आएगा आपका मैनेजर, बिकॉज हमें मैनेजर को असाइन करना है। कहाँ पर असाइन करना है? सिटीज़ पर असाइन करना है, तो सेकंड कॉलम सिटीज़ आएगा। और थर्ड कॉलम हमारा क्या आएगा? सेल्स वैल्यू आएगा इन रुपीज़ में। ठीक है, दिस वे। अब देखो यहाँ पे असाइनमेंट शेड्यूल से मैनेजर 1 सिटी एस को असाइन होगा, तो मैनेजर 1 जो है सिटी एस को असाइन होगा। देन मैनेजर 2 जो है वो सिटी टी को असाइन होगा, मैनेजर 2 जाएगा इमेजिनरी सिटी यानी कि टी को असाइन होगा। देन मैनेजर थर्ड जो है, मैनेजर थर्ड सिटी क्यू को असाइन होगा, तो मैनेजर थर्ड असाइन करेंगे सिटी क्यू को। उसके बाद जो मैनेजर 4 है वो सिटी पी को असाइन होगा, तो मैनेजर 4 देखो सिटी पी को असाइन होगा। एंड जो मैनेजर 5th है वो असाइन होगा सिटी आर को, तो मैनेजर 5th जो है सिटी आर को असाइन हो जाएगा। अब हम करस्पॉन्डिंग सेल्स कॉम्बिनेशन लिखेंगे, और जो सेल्स कॉम्बिनेशन लिखेंगे ऑलवेज़ हम ओरिजिनल टेबल से लिखते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, आप ध्यान में रखना। रिग्रेट मैट्रिक्स के टेबल से आपको नहीं लिखना है वैल्यूज़, अदरवाइज़ वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 और S का कॉम्बिनेशन चेक करो क्वेश्चन में, ये 1 और S का कॉम्बिनेशन 35 रुपीज़ है, सो लिख दो यहाँ पर 35। फिर सेकेंड टी, तो टी तो क्या है? वो इमेजिनरी सिटी है, तो उसका तो ज़ीरो रहेगा, बिकॉज इमेजिनरी सिटी का हमने प्रॉफिट वैल्यू या सेल्स वैल्यू को ज़ीरो लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड मैनेजर और सिटी क्यू है, थर्ड मैनेजर है और सिटी क्यू देखो आपका 39 रुपीज़ है, तो यहाँ पे लिख दो 39 दिस वे। एक्चुअली हमें जो वैल्यूज़ दिया है ना सेल्स का, ये रुपीज़ में नहीं है, ये टन्स में हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में रखो आप, मैंने बाय मिस्टेक रुपीज़ लिख दिया था, टन्स में है। उसके बाद देखो मैनेजर 3 सिटी क्यू हो गया, फिर मैनेजर 4 सिटी पी, मैनेजर 4 और सिटी पी कितना देखो दिया है 36 टन्स दिया हुआ है, 36। देन मैनेजर 5 और सिटी आर है, मैनेजर 5 और सिटी आर कितना दिया है देखो हमें यहाँ पर 35, तो मैं देखो लिख देता हूँ यहाँ पर 35। जस्ट आपको टोटल करना है, देखते क्या आता है। तो कितना हो जाएगा 6 + 5 11, 11 + 9 20, 20 + 5 25 हो जाएगा। देन 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 तो 12, और 12 + 2 तो कितना आएगा 45 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर टोटल, देयरफॉर टोटल मैक्सिमम, टोटल मैक्सिमम सेल्स, टोटल मैक्सिमम सेल्स इक्वल टू कितना आएगा 145 टन्स आएगा। तो ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4th कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। नाउ इक्वेशन में फ़ायदे को हमें यहाँ पे दिया है, टोटल यहाँ पे 5 मशीन्स दिया है 1 2 3 4 एंड 5, एंड देयर आर 5 ऑपरेटर्स, ऑपरेटर A B C D एंड E, तो 5 मशीन है 5 ऑपरेटर है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ
ऑपरेटर ऑन द मशीन, यानी कि असाइनमेंट आपको मालूम है 1-to-1 बेसिस का होगा। तो ईच ऑपरेटर को ईच मशीन, यानी कि ईच ऑपरेटर को एक एक मशीन मिलेगा। यहाँ पे 1-to-1 बेसिस असाइनमेंट होता है। बट क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि ये जो वैल्यूज़ हमें दिया है वो प्रॉफिट वैल्यू है या सेल्स वैल्यू है या तो फिर कॉस्ट है, ये कुछ यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि ये प्रॉफिट है या सेल्स है या फिर रेवेन्यू है या कॉस्ट है या फिर मैक्सिमाइजेशन का सम है या मिनिमाइजेशन का सम है, तो जब ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया रहेगा और जस्ट आपको बोलेगा कि फाइंड द ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल, तो आपको क्या करना है, मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है ऑलवेज। तो अगर क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो ऑलवेज आप मिनिमाइजेशन करोगे उसे, यानी कि गिवन प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का टाइप है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर गिवन प्रॉब्लम इज़ मिनिमाइजेशन। हाँ, गिवन प्रॉब्लम इज़ मिनिमाइजेशन। ठीक है, गिवन प्रॉब्लम इज़ मिनिमाइजेशन। गिवन प्रॉब्लम इज़ मिनिमाइजेशन, ये हो गया आपका। उसके बाद आपको चेक करना है कि प्रॉब्लम बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो हम देखो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ ऑपरेटर। हाँ, नंबर ऑफ ऑपरेटर इक्वल टू नंबर ऑफ मशीन है। नंबर ऑफ ऑपरेटर इक्वल टू नंबर ऑफ मशीन इक्वल टू 5 दिया है। तो प्रॉब्लम बैलेंस हो गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर प्रॉब्लम, हाँ आप लिखोगे प्रॉब्लम इज़ बैलेंस्ड। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, देयरफॉर प्रॉब्लम इज़ बैलेंस्ड। एक और कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑपरेटर ए कैन नॉट बी असाइंड टू मशीन 3, दैट्स वाई देखो यहाँ पे डैश आपको दिया हुआ है। ऑपरेटर सी कैन नॉट बी असाइन टू मशीन 4, तो यहाँ पे डैश दिया हुआ है। तो जब क्वेश्चन में कंडीशन दिया रहेगा, रेस्ट्रिक्शन दिया रहेगा, सो गिवन प्रॉब्लम इज़ नोन एज अ प्रोहिबिटेड प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस ऑपरेटर, हाँ सिंस ऑपरेटर ए कैन नॉट, हाँ ऑपरेटर ए कैन नॉट बी असाइंड, ऑपरेटर ए कैन नॉट बी असाइंड टू, क्या लिखोगे आप यहाँ पर, मशीन, ऑपरेटर ए कैन नॉट बी असाइन टू मशीन 3 एंड ऑपरेटर कौन सा है, सी, एंड सी कैन नॉट, सी कैन नॉट बी असाइंड, ऑपरेटर सी कैन नॉट बी असाइंड टू विच मशीन, ऑपरेटर सी कैन नॉट बी असाइंड टू मशीन 4, देयरफॉर गिवन प्रॉब्लम इज प्रोहिबिटेड, देयरफॉर गिवन प्रॉब्लम, गिवन प्रॉब्लम इज़ प्रोहिबिटेड, या उसे हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड। हाँ, प्रोहिबिटेड या उसे आप रेस्ट्रिक्टेड बोलो। सो गिवन प्रॉब्लम आपका प्रोहिबिटेड या उसे बोलते हैं हम लोग रेस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम है। तो रेस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब देखो ऑपरेटर ए मशीन 3 पे असाइन नहीं होगा ना, तो यहाँ पर हम m लेकर के सॉल्व करेंगे, यानी कि ये जो वैल्यू दिया है ना डैश, यहाँ पर आप लिखोगे वेरी लार्ज कॉस्ट m। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि उसका कॉस्ट बहुत लार्ज है, दैट्स वाई वहाँ पर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ऑपरेटर ए मशीन 3 पे असाइन नहीं होगा बिकॉज कॉस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता है। तो वो कॉस्ट को हम m से डिनोट करते हैं, उसे बोलते हैं इनफाइनाइट कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद सेम वे देखो ऑपरेटर सी कैन नॉट बी असाइंड टू मशीन 4, तो ये डैश दिया है तो यहाँ पर भी m लेंगे हम। ठीक है, m को अज्यूम क्या करेंगे हम लोग, इट इज़ अ वेरी इनफाइनाइट यानी कि वेरी लार्ज कॉस्ट है। तो ये जो मैंने m लिखा हुआ है डैश की जगह पे, उसका कोई यूज़ नहीं है सॉल्यूशन में, बट आपको सम्स को m लेकर के सॉल्व करना है तो आपको आंसर मिलते जाएगा। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँगा। प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन है, प्रॉब्लम बैलेंस्ड है, प्रॉब्लम प्रोहिबिटेड है, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो मैं स्टेप 1 से देखो स्टार्ट करता हूँ। तो आई विल राइट हियर स्टेप 1। स्टेप 1 आपको मालूम है क्या करना होता है, स्टेप 1 होता है रो मिनिमाइजेशन। हाँ, तो यहाँ पर लिखो आप रो मिनिमाइजेशन। तो स्टेप 1 देखो मैं लिखता हूँ रो मिनिमाइजेशन। सो यहाँ पे लिखो ऑपरेटर, ऑपरेटर है आपका ए बी सी डी और देखो यहाँ पे ई है। देन यहाँ पे मशीन आपको दिया है 1 2, फिर यहाँ पर 3 है, फिर ये देखो 4 है और यहाँ पर आपको मशीन क्या दिया है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम इसे। रो मिनिमाइजेशन में आपको क्या करना है, रो वाइज आपको मिनिमम वैल्यू सर्च करना है एंड उसके बाद ईच वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देना है।
देखो फर्स्ट रो ए का है तो फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम वैल्यू 3 है, m को कहीं पर भी इंक्लूड नहीं करना है, ना तो m कहीं पर ऐड होगा, ना तो कहीं पे सब्ट्रैक्ट होगा, ना तो मिनिमा होगा, ना तो मैक्सिमा होगा वो। तो सबसे मिनिमम वैल्यू फर्स्ट रो में क्या है 3 है, तो 3 को हम बाकी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 6 - 3 3 आएगा, 6 - 3 3 आएगा, m के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, 3 - 3 0 आएगा, 7 - 3 देखो आपका 4 आएगा। अब सेकेंड रो हम चेक करते हैं सेम वे। तो देखो सेकेंड रो का मिनिमम वैल्यू क्या है, सेकेंड रो का मिनिमम वैल्यू देखो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 को बाकी में से सब्ट्रैक्ट करो, 8 - 3 देखो 5 आएगा, 5 - 3 2 आएगा, 3 - 3 0 आएगा, 4 - 3 तो 1 आएगा, 5 - 3 तो देखो ये 2 आएगा। अब थर्ड रो का स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड रो में सबसे मिनिमम वैल्यू मुझे 4 मिल रहा है, तो 10 - 4 6 आएगा, 4 - 4 0 आएगा, 6 - 4 2 आएगा, m के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, 4 - 4 देखो आपका 0 आएगा। फोर्थ रो चेक करते हैं हम लोग। फोर्थ रो में सबसे मिनिमम वैल्यू 3 है, तो 8 - 3 5 आएगा, 3 - 3 0 आएगा, 7 - 3 4 आएगा, 8 - 3 5 आएगा, 3 - 3 0 आएगा। लास्ट रो हम चेक करते हैं। तो लास्ट रो में सबसे मिनिमम वैल्यू 2 है, तो 7 - 2 5 आएगा, 6 - 2 4 आएगा, 8 - 2 6 आएगा, 10 - 2 8 आएगा, 2 - 2 देखो आपका 0 आ जाएगा। तो ये हमने रो मिनिमाइजेशन का टेबल क्रिएट कर लिया है। अब रो मिनिमाइजेशन के टेबल को यूज़ करके हम स्टेप 3 सॉल्व करेंगे, दैट इज़ कॉलम मिनिमाइजेशन। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर स्टेप 2, हाँ ये आपका स्टेप 2 हो जाएगा, और इसे हम यहाँ पे हेडिंग देंगे कॉलम मिनिमाइजेशन। हाँ, दिस इज़ कॉल्ड एज कॉलम मिनिमाइजेशन, ठीक है, ये कॉलम मिनिमाइजेशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखो टेबल फॉर्म करता हूँ मैं, यहाँ पे ऑपरेटर है A B C D और फिर देखो यहाँ पे E दिया है, देन मशीन है यहाँ पर मशीन 1, देन मशीन 2, फिर मशीन 3 है, यहाँ पर 4 है, और ये देखो मशीन 5 है। तो रो मिनिमाइजेशन यूज़ करके हम कॉलम मिनिमाइजेशन बनाएंगे। तो अभी कॉलम वाइज हम मिनिमम वैल्यू सर्च करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में देखो मिनिमम वैल्यू 3 मिल रहा है, तो 3 को ईच वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 3 - 3 क्या आएगा 0, 5 - 3 तो 2 आएगा, 6 - 3 3 आएगा, 5 - 3 तो 2 आएगा, 5 - 3 तो देखो 2 आएगा। सेकेंड कॉलम, अब सेकेंड कॉलम में देखो मिनिमम वैल्यू 0 है, थर्ड कॉलम में मिनिमम वैल्यू 0 है, फोर्थ कॉलम में मिनिमम वैल्यू 0 है, फिफ्थ कॉलम में भी मिनिमम वैल्यू 0 है। तो ईच कॉलम में अभी मिनिमम वैल्यू 0 है, तो वही सेम थिंग यहाँ पे कॉपी होगा, बिकॉज 0 को हम किसी भी वैल्यू से माइनस करेंगे तो वो सेम वैल्यू आता है। तो बाकी के कॉलम एज इट इज़ आप कॉपी कर लो। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये 3 आएगा, 2 आएगा, फिर देखो 0 है, फिर 0 है, फिर यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर देखो आपको दिया है m है, फिर 0 है, फिर 2 है, यहाँ पर 4 है, फिर ये 6 है, फिर देखो आपका 0 है, 1 है, फिर यहाँ पर m लिखना है 5 8, और यहाँ पर लास्ट कॉलम है 4 2, फिर 0 0 0 आपको दिया है। तो कॉलम मिनिमाइजेशन हो गया, तो हमारा स्टेप 2 जो है कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3 आता है टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी। हाँ, तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ स्टेप 3 आएगा टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी। हाँ, टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी अभी आएगा आपका टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी स्टेप 3। तो इसमें क्या करना होता है, जो कॉलम मिनिमाइजेशन का टेबल है उसमें हम मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ करके ऑल ज़ीरोज़ को हम कवर करते हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लाइंस हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो पहले हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम ज़ीरो कहाँ पर कवर हो रहा है, वर्टिकली कवर हो रहा है या तो फिर हॉरिजॉन्टली, कैसे भी चेक करो, बट मैक्सिमम ज़ीरो आपका कवर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर मैं ये फिफ्थ कॉलम को चेक करूँगा तो यहाँ पे 3 0 एट अ टाइम कवर हो रहा है। अगर मैं ये कॉलम चेक किया तो यहाँ पर एक ही 0 है, यहाँ भी सिंगल 0 है, यहाँ पर देखो 2 0 है, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल 0 है। तो अगर मैं कॉलम वाइज चेक करूँगा तो जो लास्ट कॉलम है उसमें मैक्सिमम 0 है, 3 0 आ रहा है। हम रो वाइज भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो में 2 0, सेकेंड रो में 1 0, फिर यहाँ पे 2 0, फिर यहाँ पे 2 0 हमें मिल रहा है। यानी कि रो वाइज अगर मैं चेक करूँगा तो 2 2 0 मुझे मिल रहा है। तो मैक्सिमम 3 0 जो है वो मुझे लास्ट कॉलम में मिल रहा है। तो पहले मैं ये लाइन देखो ड्रॉ करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो मैक्सिमम 0 आपका कहाँ पर कवर होगा, देखो यहाँ पर हमारा 2 0 कवर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सर्च करोगे तो मैक्सिमम 0 देखो आपका यहाँ पर रो वाइज कवर होगा। फर्स्ट रो में 2 0 हमारा कवर हो रहा है।
उसके बाद जो है ना अब सिर्फ सिंगल ज़ीरो बचा हुआ है, देखो ये सिंगल ज़ीरो बचा है। तो ये सिंगल ज़ीरो आप कॉलम वाइज भी कवर कर सकते हो, रो वाइज भी कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसे कॉलम वाइज कवर कर देता हूँ। तो टेबल में जितना भी ज़ीरोज़ था हमने ऑल ज़ीरोज़ को कवर कर दिया है बाय ड्राइंग द नंबर ऑफ़ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो अब हम काउंट करेंगे कि कितना लाइन हमने ड्रॉ किया है। देखो 1 2 3 और ये 4 लाइन में, तो मिनिमम 4 लाइन में हमने पूरे ज़ीरो को कवर कर दिया है। यही रूल है असाइनमेंट प्रॉब्लम का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर नंबर ऑफ़ लाइन, हाँ नंबर ऑफ़ लाइन कितना हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ़ लाइन हमने 4 ड्रॉ किया है, नंबर ऑफ़ लाइन इक्वल टू 4। एंड व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द मैट्रिक्स, हाँ साइज़ ऑफ मैट्रिक्स, देखो यहाँ पे साइज़ ऑफ मैट्रिक्स 5 है, बिकॉज 5 ऑपरेटर है, 5 मशीन है, 5 रो 5 कॉलम है, तो साइज़ ऑफ द मैट्रिक्स इज़ 5, दोनों इक्वल नहीं है। तो आप लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर 4 नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर सॉल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमल, हाँ तो सॉल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमल आएगा, देखो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमल। तो अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो ऑप्टिमल लाने के लिए रूल है हमें चेंज फाइंड आउट करना होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे चेंज, ठीक है। चेंज इक्वल टू होता है मिनिमम ओपन वैल्यू, यानी कि जो हमने लाइन ड्रॉ किया है उस टेबल में द वैल्यू विच इज़ नॉट लाइज ऑन द लाइन, जो कि लाइन पर नहीं है, और उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू हम ढूंढेंगे। तो जो वैल्यू लाइन पर नहीं है उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू देखो मुझे 1 मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक न्यू टेबल फॉर्म करूँगा। तो ये आपका चेंज हो गया, चेंज 1 हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, एक न्यू टेबल फॉर्म करना है और ये वैल्यूज़ को चेंज करना है, यानी कि जो ओपन वैल्यू है उसमें से चेंज वैल्यू को माइनस करना है, जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है उसमें चेंज वैल्यू को ऐड करना है, और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ विल रिमेन एज इट इज़। चेंज 1 को यूज़ करके मैं अब न्यू टेबल फॉर्म करूँगा, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर आपको A है, फिर ये ऑपरेटर B है, फिर देखो C D और यहाँ पर E आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर देखो मशीन है, मशीन में आपको दिया है मशीन 1, मशीन 2, ये देखो मशीन 3 है, और ये मशीन 4, और यहाँ पर मशीन हो गया हमारा 5, ठीक है। जो ओपन वैल्यूज़ है उसमें से चेंज वैल्यू को माइनस करना है, जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है लाइन उस वैल्यू में चेंज को ऐड करना है, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ विल रिमेन एज इट इज़। तो मैं देखो निकालता हूँ यहाँ पे कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम सब ओपन वैल्यू है, फर्स्ट कॉलम में 0 लाइन पर है तो एज इट इज़ रहेगा ये, बाकी ओपन वैल्यू है। तो 2 - 1 देखो 1 आएगा, 3 - 1 तो 1 आएगा, 2 - 1 1, 2 - 1 ये हो गया। सेकेंड कॉलम देखो 3 इंटरसेक्शन पे है तो वहाँ पे चेंज ऐड हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये बाकी लाइन पे तो वैसे ही रहेगा 2 0 0, और देखो यहाँ पर 4 है। नाउ थर्ड कॉलम देखो आप, थर्ड कॉलम M इंटरसेक्शन पे है, बट आपको मालूम है M का कोई यूज़ नहीं है, तो M एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होता है, कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो M एज इट इज़ रहेगा। बाकी वैल्यू देखो लाइन पर है 0 2 4 6 एज इट इज़ रहेगा, मैं लिखूँगा 0 2 4 और ये 6 एज इट इज़ रहेगा। फोर्थ कॉलम देखो आपका ये 0 लाइन के ऊपर है तो वैसे ही आपको लिखना है। नेक्स्ट जो वैल्यू है देखो 1, तो 1 - 1 करोगे तो 0 हो जाएगा, M के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। 5 - 1 तो 4 हो जाएगा ये, 8 - 1 तो यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा। नाउ लास्ट कॉलम देखो आप, लास्ट कॉलम में जो 4 है वो इंटरसेक्शन वैल्यू पे है, तो 4 में हम 1 को ऐड करेंगे तो ये देखो आपका 5 हो जाएगा। फिर ये बाकी तो लाइन पर है एज इट इज़ रहेगा, हाँ 2 फिर 0 फिर 0 फिर यहाँ पर देखो 0 दिस वे। तो हमने देखो यहाँ पर एक टेबल फॉर्म कर दिया है चेंज के बाद। रूल वही है, अगेन हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ करेंगे, और नंबर ऑफ़ लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइन ड्रॉ करके हम मैक्सिमम 0 को कवर करेंगे। तो देखते हैं इस टेबल में मैक्सिमम 0 हमारा कहाँ पर कवर हो रहा है। तो अगर आप सर्च करोगे तो मैक्सिमम 0 यानी कि 3 0 देखो यहाँ पर कवर होगा, 3 0 कवर हो गया। अगेन मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कहीं और 3 0 कवर होता है क्या, तो 3 0 तो और कहीं पर कवर नहीं हो रहा है, फिर हम 2 2 0 कवर करेंगे, ठीक है। तो ये देखो मैं यहाँ पर 2 0 कवर कर दे रहा हूँ। अगेन मैं 2 0 देखो यहाँ पर कवर कर दूँगा, ये 2 0 आपका कवर हो गया, और यहाँ पर भी देखो आपका 2 0 कवर हो जाएगा दिस वे। आप काउंट कर लेते हैं, जितना भी ज़ीरोज़ है सब ज़ीरोज़ हमने कवर कर दिया है, और देखते हैं लाइंस कितना ड्रॉ हुआ है। तो 1 2 3 और 4 लाइंस ड्रॉ किया हमने। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर, हाँ देयरफॉर नंबर ऑफ लाइन कितना ड्रॉ किया 4, एंड साइज़ ऑफ मैट्रिक्स कितना है देखो यहाँ पर, साइज़ ऑफ मैट्रिक्स
इज इक्वल टू 5 है, देयरफॉर 4 नॉट इक्वल टू 5, सॉल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमल। हाँ, सॉल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमल। तो अगेन देखो आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं आया। तो जब तक सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं आएगा तब तक आपको वो चेंज का प्रोसेस करते रहना है। तो अगेन फिर मुझे यहाँ पर चेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा चेंज इक्वल टू, सो अगेन देखो हम चेंज फाइंड आउट करेंगे। तो चेंज इक्वल टू मिनिमम ओपन वैल्यू। तो जो ओपन वैल्यू है मतलब कि जो वैल्यू लाइन पर नहीं है उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू 1 है। तो अगेन देखो आपका चेंज 1 आएगा। तो अब ये चेंज 1 को और ये टेबल को यूज़ करके मैं नेक्स्ट टेबल फॉर्म करूँगा और वहाँ से फिर अगेन चेक करूँगा टेस्टिंग फॉर द ऑप्टिमैलिटी। तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ दिस इज़ ऑपरेटर ए, यहाँ पर बी है, सी, डी और ये ई हो गया ऑपरेटर। मशीन देखो आपको दिया है यहाँ पे मशीन 1 है, फिर देखो मशीन 2 है, यहाँ पर मशीन 3 है और ये देखो मशीन 4 है और यहाँ पर हमें मशीन 5 दिया है। मैंने देखो यहाँ पे मशीन को ये वैसे लिख दिया एक्चुअली, बट ये ऐसा नहीं है, आपका ऐसा 1 है, फिर देखो यहाँ पर 2 है, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको 3 दिया था, ये 4 है, तो ये वैसे रहेगा, ठीक है। ये मशीन था आपका। रूल तो आपको पता ही है चेंज का, ओपन वैल्यू में से चेंज को माइनस करते हैं। तो मैं कॉलम वाइज देखो जाता हूँ। ये 0 लाइन पर एज इट इज़ रहेगा, 1 भी ऐसे ही रहेगा, 1 -1 0, 1 -1 0, 1 -1 0। ये 4 इंटरसेक्शन पर है तो 4 + 1 5 हो जाएगा। 2 भी इंटरसेक्शन पर है, 2 + 1 3, ये देखो आपका 0 0 और ये 4 ऐसे ही रहेगा। थर्ड कॉलम देखो आपका m एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ पे लिख दो m, ये 0 भी वैसे ही रहेगा, 2 - 1 1, 4 - 1 तो 3 आएगा, 6 - 1 देखो आपका 5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आप फोर्थ कॉलम चेक करो, तो ये 0 एज इट इज़ रहेगा, ये भी 0 ऐसे ही रहेगा आपका। m तो आपको मालूम है कोई भी चेंजेस नहीं होता है वहाँ पर। 4 - 1 देखो 3 हो जाएगा, 7 - 1 तो आपका 6 हो जाएगा। लास्ट कॉलम देखो यहाँ पे 5 इंटरसेक्शन पे है तो 5 + 1 6 हो जाएगा। 2 इंटरसेक्शन पे है तो 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 0 0 और ये 0 एज इट इज़ रहने वाला है, ठीक है। अब ये तो हो गया, चेंज करके हमने टेबल फॉर्म कर लिया। अगेन अब हम टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी करेंगे, दैट मीन्स लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो लाइंस ड्रॉ करने का रूल आपको पता है। तो पहले आप सर्च करो कि मैक्सिमम 0 कहाँ पर कवर हो रहा है। तो मुझे देखो मैक्सिमम 0 यहाँ पर मिल रहा है, 4 0 मुझे फर्स्ट कॉलम में मिल रहा है। और उसके बाद में बाकी ज़ीरोज़ को जब मैं कवर करूँगा तो मुझे मैक्सिमम देखो 3 0 मिलेगा यहाँ पर। तो मैक्सिमम 3 0 देखो हमें यहाँ पे मिल रहा है लास्ट कॉलम में। एंड आफ्टर दैट फिर देखो मुझे यहाँ पे 2 0 मिल रहा है एक साथ, और फिर उसके बाद देखो यहाँ पर भी मुझे 2 0 मिल रहा है एक साथ। दिस में ये हो गया आपका 2 0 देखो एक साथ। और उसके बाद जो आपका बचा है ना, देखो ये सिंगल 0 बचा हुआ है। तो सिंगल 0 को आप वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली कैसे भी कवर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखो मैंने सिंगल 0 को भी यहाँ पर कवर कर दिया। तो ऑल द ज़ीरोज़ कवर्ड हो गया। हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ़ लाइन कितना ड्रॉ किया हमने। तो आई विल राइट हियर नंबर ऑफ़ लाइन, हाँ नंबर ऑफ़ लाइन 4, सॉरी नंबर ऑफ़ लाइन काउंट करो तो 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। एंड व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द मैट्रिक्स, साइज़ ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 5 है, बिकॉज 5 रो 5 कॉलम है। इक्वल हो गया, सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल। हाँ आप लिखोगे यहाँ पर सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल। ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया तो हम स्टेप 4 करेंगे, डूइंग असाइनमेंट, जो कि लास्ट स्टेप है। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ डूइंग असाइनमेंट। हाँ तो आपका ये स्टेप 4 है, ऐसे लिखते हैं स्टेप 4। और क्या लिखोगे आप, डूइंग असाइनमेंट, ठीक है। स्टेप 4 में आप लिखोगे डूइंग असाइनमेंट। और डूइंग असाइनमेंट में क्या करना है, ये सेम टेबल जहाँ पर सॉल्यूशन ऑप्टिमल मिल रहा है वही सेम टेबल आपको कॉपी कर लेना है। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ ऑपरेटर ए, फिर यहाँ पर बी है, सी है, डी और यहाँ पर ई दिया है। मशीन देखो यहाँ पर आपका 1 है, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4 और ये देखो मशीन 5 है। सेम वैल्यूज़ कॉपी करना है हमें। तो देखता हूँ मैं यहाँ पे रो वाइज, देखो 0 है, फिर 5 है, यहाँ पर आपको m दिया है, फिर ये 0 है, यहाँ पर देखो 6 है। सेकेंड रो में देखो आपका यहाँ पर 1 है, 3 है, फिर यहाँ पे 0 0 और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। थर्ड रो में देखो यहाँ पर 0 0, फिर 1 है, फिर m है, फिर यहाँ पर देखो 0 है। फोर्थ रो में यहाँ पर 0 0, फिर यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 0 है। और लास्ट का जो रो है वो 0 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है और यहाँ पर देखो आपको 0 दिया हुआ है।
अब हम यहाँ पे असाइनमेंट करेंगे। तो असाइनमेंट करने का रूल आपको मालूम है, रो वाइज सर्च करोगे सिंगल ज़ीरो। तो फर्स्ट रो में तो सिंगल ज़ीरो नहीं है, सेकेंड रो में भी सिंगल ज़ीरो नहीं है, थर्ड रो नॉट सिंगल ज़ीरो, फोर्थ रो में भी सिंगल ज़ीरो नहीं है, फिफ्थ रो में भी सिंगल ज़ीरो नहीं है। तो किसी भी रो में सिंगल ज़ीरो नहीं आ रहा है। तो जब किसी भी रो में सिंगल ज़ीरो नहीं आएगा तो हम कॉलम वाइज सर्च करेंगे। तो देखो फर्स्ट कॉलम में सिंगल ज़ीरो नहीं है, सेकंड कॉलम में नहीं है, बट थर्ड कॉलम में है सिंगल ज़ीरो। तो थर्ड कॉलम में मैंने सिंगल ज़ीरो असाइन किया, तो मैं थर्ड कॉलम में ज़ीरो असाइन कर रहा हूँ ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग रो का ज़ीरो मैं कैंसिल कर दूंगा। आप ध्यान में रखो ये। अगेन हम सर्च करेंगे सिंगल ज़ीरो। तो अब देखो मुझे सिंगल ज़ीरो ना कॉलम में मिलेगा, फोर्थ कॉलम में मुझे सिंगल ज़ीरो मिल रहा है। तो मैं फोर्थ कॉलम में असाइन कर रहा हूँ, तो करस्पॉन्डिंग रो का देखो मैं ज़ीरो यहाँ पर कैंसिल करूँगा। ठीक है। आफ्टर दैट देखो अभी अगर आप रो वाइज जाओगे या तो फिर अगर आप कॉलम वाइज जाओगे तो आपको कहीं पर भी सिंगल ज़ीरो नहीं मिल रहा है। तो जब कहीं पर भी आपको सिंगल ज़ीरो नहीं मिलता है, सच टाइप ऑफ सिचुएशन इज़ कॉल्ड एज द मल्टीपल सॉल्यूशन। यानी कि ये टाइप के क्वेश्चन में मोर देन वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। इसे हम बोलते हैं मल्टीपल सॉल्यूशन, या आप इसे बोल सकते हो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पर मोर देन वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। तो ये टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे जितना भी ज़ीरो दिया है ना, किसी एक ज़ीरो पे आप असाइन कर दो। बट जिस ज़ीरो पे आप असाइनमेंट करोगे उसका करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम का पूरा ज़ीरो कैंसिल करोगे। तो आप असाइनमेंट यहाँ पर भी दे सकते हो, यहाँ पर किसी भी एक जगह पर आप असाइनमेंट दे दो, कोई भी इशू नहीं है। तो चलो मैं पहले यहाँ पर देता हूँ असाइनमेंट। तो अगर मैं यहाँ पर असाइनमेंट दूंगा एट रैंडम, कहीं पर भी दे दो असाइनमेंट, बिकॉज किसी भी रो और कॉलम में सिंगल ज़ीरो नहीं मिल रहा है। तो सपोज़ मैंने एट रैंडम यहाँ पर दे दिया असाइनमेंट, तो इसका करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम जितना ज़ीरो है सब कैंसिल करना है। इसका करस्पॉन्डिंग रो 2 ज़ीरो है, इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम 2 ज़ीरो है, सब कैंसिल करना है आपको। आफ्टर दैट अगेन आपका रूल वही है, सर्च फॉर द सिंगल ज़ीरो। तो मुझे देखो यहाँ पर सिंगल ज़ीरो मिल रहा है लास्ट रो में, तो लास्ट रो में सिंगल ज़ीरो असाइन किया, करस्पॉन्डिंग कॉलम ज़ीरो कैंसिल करो। अगेन मैं सर्च करूँगा सिंगल ज़ीरो। अब देखो मुझे यहाँ पे सेकंड लास्ट रो में सिंगल ज़ीरो मिल रहा है, कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं मल्टीपल सॉल्यूशन। हाँ, मैंने यहाँ पे एट रैंडम लिया है, आप कहीं और लोगे तो दूसरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यानी कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन यहाँ पे मिल सकता है, बट आपको एक ही सॉल्यूशन दिखाना है। क्वेश्चन में आपको पूछा नहीं है कि फाइंड द ऑल्टरनेट सॉल्यूशन या तो फिर फाइंड द मल्टीपल सॉल्यूशन, ऐसा नहीं पूछ रहा है वो। तो आप कहीं पर भी असाइनमेंट कर दो, वो राइट आएगा ये टाइप की सिचुएशन में। ठीक है। तो मैं फाइनल आंसर लिखूँगा यहाँ पर। तो आई विल राइट हियर असाइनमेंट शेड्यूल। हाँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा असाइनमेंट, यहाँ पे लिख दो आप शेड्यूल। ठीक है, असाइनमेंट शेड्यूल। तो देखते क्या आता है असाइनमेंट शेड्यूल। यहाँ पे ऑपरेटर हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका देखो मशीन हो गया। ठीक है। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दिया है, कॉस्ट है कि प्रॉफिट है, कुछ मेंशन नहीं किया है, तो मैं इसको कॉस्ट अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, दिस वे। आप जस्ट वैल्यूज़ वहाँ लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया कॉस्ट है प्रॉफिट है, बट हम जो सम सॉल्व कर रहे हैं वो कॉस्ट को अज्यूम करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर आएगा देखो आपका ऑपरेटर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर ए कौन से मशीन पे जाएगा? ऑपरेटर ए जाएगा फोर्थ मशीन पे। ऑपरेटर बी जो है जाएगा वो थर्ड मशीन पे। ऑपरेटर बी थर्ड मशीन पे। ऑपरेटर सी जाएगा देखो आपका फर्स्ट मशीन पे। फिर ऑपरेटर जो डी है वो जाएगा सेकंड मशीन पे। डी जाएगा सेकंड मशीन पे। एंड ऑपरेटर ई कहाँ पर जाएगा? देखो लास्ट का मशीन, यानी कि फिफ्थ मशीन। अगर आपको यहाँ पे वैल्यूज़ लिखना है तो ओरिजिनल टेबल से लिख दो आप। A4 का देखो, A और ये 4 का कितना है? 3 है, तो आप लिख दो यहाँ पर 3। देखो B3, हाँ, तो B3 कितना है? B3 आपको यहाँ पर 3 दिया है ये भी, तो लिख दो यहाँ पर 3। देन C1 है, तो C1 देखो कितना दिया है आपको? 10, तो यहाँ पर 10 लिख दो वैल्यू आप। D2 का देखो, D2 कितना दिया है हमें? 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 लिख दो। और E5, हाँ, E5 हमें कितना दिया है? देखो यहाँ पर 2, तो ये वैल्यू 2 लिख दो। जस्ट आपको ऐडअप करना है, कितना आएगा देखो, ऐड करेंगे तो 3 + 2 5, 5 और 10 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18, 18 3 कितना हो जाएगा? 21।
तो ये देखो हमारा फाइनल आंसर आ गया और ये आपका शेड्यूल हो गया। सी अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको डिफरेंट शेड्यूल भी आ सकता है। मुझे शेड्यूल क्या मिला है, A4 मिला है, B3 मिला है, C1 मिला है, D2 मिला है, E5 मिला है, ये मुझे शेड्यूल मिला है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन में मल्टीपल सॉल्यूशन है या उसे बोलते हैं अल्टरनेट सॉल्यूशन है। मैंने देखो जब मुझे सिंगल ज़ीरो नहीं मिल रहा था रो और कॉलम में तो मैंने एट रैंडम कोई भी ज़ीरो को असाइन कर दिया। तो मैंने ये ज़ीरो को असाइन किया है, बट आप सॉल्व करोगे तो किसी दूसरे ज़ीरो को भी आप असाइन कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो आपको ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट मिल सकता है, बट जो टोटल वैल्यू है ना, ये टोटल वैल्यू आपको सेम मिलने वाला है। मतलब कि अल्टरनेट या मल्टीपल सॉल्यूशन में ये जो असाइनमेंट शेड्यूल है वो कुछ भी आएगा, अलग अलग आ सकता है सबका, बट जो फाइनल आंसर है ना वो सबको सेम मिलने वाला है, यानी कि सबको 21 मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया है, देयर आर 5 एम्प्लॉयज़ है, E1, E2, E3, E4 अप टू E5 एंड देयर आर हाउ मेनी केसेस। यहाँ पे देखो आपको नंबर ऑफ केसेस दिया है, तो देयर आर 5 एम्प्लॉयज़ एंड देयर आर 5 केसेस। ठीक है, तो E1, E2, E3, E4 अप टू E5 एम्प्लॉयज़ है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 केसेस है। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ दिया है ना, दीज आर द नंबर ऑफ डेज़। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पूछा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट ऑल द केसेस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ डेज बोला हुआ है क्लियरली। ठीक है, तो गिवन प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन प्रॉब्लम इज़ मिनिमाइजेशन। हाँ, गिवन प्रॉब्लम लिखोगे आप, गिवन प्रॉब्लम इज़ मिनिमाइजेशन, इतना क्लियर हो गया। गिवन प्रॉब्लम इज़ मिनिमाइजेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रॉब्लम वो बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, काउंट करो कितना दिया है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय 5 दिया है। और उसके बाद देखो नंबर ऑफ़ केसेस हमें दिया है, तो नंबर ऑफ़ केसेस कितना दिया है, वो भी 5 दिया है। तो प्रॉब्लम बैलेंस हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर गिवन प्रॉब्लम इज़ बैलेंस। तो आप यहाँ पर लिखोगे गिवन प्रॉब्लम इज़, हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस्ड। हाँ, तो गिवन प्रॉब्लम बैलेंस हो गया। तो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम बैलेंस प्रॉब्लम है। एक कंडीशन और हमें यहाँ पर देखो दिया हुआ है, एम्प्लॉय E2 कैन नॉट बी असाइन टू केस 2, कंडीशन दिया है। देन आपको लिखा है कि एम्प्लॉय E4 कैन नॉट बी असाइन टू केस 3 एंड एम्प्लॉय E5 कैन नॉट बी असाइन टू केस 5। तो यहाँ पे कंडीशंस दे दिया है, रेस्ट्रिक्शन दे दिया है, यानी कि गिवन प्रॉब्लम जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है या उसे हम बोलेंगे प्रोहिबिटेड असाइनमेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस, आप लिखोगे सिंस, यहाँ पे लिखेंगे हम एम्प्लॉय, हाँ सिंस एम्प्लॉय E1, उसके बाद फिर कौन, सॉरी सिंस एम्प्लॉय आप लिखोगे E2 और उसके बाद फिर कौन सा एम्प्लॉय, देखो यहाँ पे E4 एंड आपको एम्प्लॉय दिया है E5। कैन नॉट बी असाइंड, कैन नॉट बी असाइंड, कैन नॉट बी असाइंड केसेस, कैन नॉट बी असाइंड केसेस। यहाँ पर देखो सेकेंड, फिर देखो यहाँ पर थर्ड है और यहाँ पर क्या दिया है आपको, फिफ्थ रिस्पेक्टिवली। हाँ, रिस्पेक्टिवली यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रिस्पेक्टिवली। कैन नॉट बी असाइंड केसेस 2, 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर गिवन प्रॉब्लम, हाँ तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर गिवन प्रॉब्लम इज़ प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड लिखो या उसे लिखो आप रेस्ट्रिक्टेड। हाँ, गिवन प्रॉब्लम इज़ प्रोहिबिटेड। तो प्रॉब्लम अगर प्रोहिबिटेड रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, जो जहाँ पर प्रॉब्लम प्रोहिबिटेड है उसका कॉस्ट या प्रॉफिट जो भी रहेगा उसको m लेकर के सॉल्व करना है। तो ये जो देखो आपको डैश दिया है ना, डैश के प्लेस पे आप क्या लिख दोगे, m लिख दोगे। ये डैश के प्लेस पे देखो आप m लिख दोगे और ये डैश के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, m लेकर के सॉल्व करना है। m का मतलब होता है वेरी इनफाइनाइट कॉस्ट या उसे बोलते हैं लार्ज कॉस्ट, दैट्स वाई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ, ऐसा अज्यूम करते हैं हम। तो ये जो हमने m लिखा है उसका कोई रोल नहीं होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में, आपको एंड तक m जहाँ भी m आएगा m एज इट इज़ आपको लिखते जाना है। ठीक है, तो अब हम देखो इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 1 है मिनिमाइजेशन, रो मिनिमाइजेशन। तो मैं देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँगा, तो आई विल राइट हियर स्टेप 1, आप यहाँ पे लिख दो रो मिनिमाइजेशन। हाँ, स्टेप 1 लिखो रो मिनिमाइजेशन। ठीक है, स्टेप 1 लिख दो रो मिनिमाइजेशन।
तो रो मिनिमाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, ईच रो का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और बाकी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर देखो फर्स्ट रो हम चेक करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉई, E1 आपका हो गया, ये देखो E2 है, देन यहाँ पर E3 है, फिर देखो ये E4 है और ये E5 है, 5 एम्प्लॉयज़ हो गया। और यहाँ पे केसेस देखो आपका दिया है फर्स्ट, फिर यहाँ पर सेकेंड है, थर्ड है, फिर ये फोर्थ है और ये फिफ्थ आपको दिया है। तो फर्स्ट रो में अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू 4 मिल रहा है, तो 4 को हम बाकी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6 - 4 देखो 2 आएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, 5 - 4 1 आएगा, 7 - 4 3 आएगा, 8 - 4 देखो आपका 4 आएगा। सेकेंड रो मिनिमम निकालेंगे तो सेकेंड रो का देखो मिनिमम वैल्यू हमें 6 मिल रहा है, तो 7 - 6 1 आएगा, ये m पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। 8 - 6 तो कितना मिलेगा हमें यहाँ से 2 मिलेगा, 6 - 6 0 आएगा, 9 - 6 तो 3 आएगा। थर्ड रो हम चेक करते हैं, तो थर्ड रो का देखो मिनिमम वैल्यू अगेन देखो यहाँ पर 6 आ रहा है, तो 8 - 6 क्या आएगा 2 आएगा, 6 - 6 देखो 0 आएगा, 7 - 6 1 आएगा, 9 - 6 तो 3 आएगा और ये 10 - 6 किया तो आपको 4 मिलेगा। अब फोर्थ रो हम लेते हैं, तो फोर्थ रो में देखो मिनिमम वैल्यू मुझे 4 मिल रहा है, तो 5 - 4 करूँगा तो 1 आएगा, 7 - 4 किया तो 3 आएगा, m के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, 4 - 4 किया तो 0 आएगा, 6 - 4 किया तो 2 आएगा। लास्ट रो देखो फिफ्थ रो, तो फिफ्थ रो में सबसे मिनिमम वैल्यू मुझे 3 मिल रहा है, तो 9 - 3 देखो 6 आएगा, फिर 5 - 3 किया तो 2 आएगा, 3 - 3 0 आएगा, 10 - 3 7 आएगा, m के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है बिकॉज प्रोहिबिटेड है, वो रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट है वो प्लेस पे। स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 1 को यूटिलाइज़ करके हम स्टेप 2 फाइंड आउट करेंगे। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप 2, हाँ, तो आई विल राइट हियर स्टेप 2। तो स्टेप 2 को हम बोलते हैं कॉलम मिनिमाइजेशन। हाँ, ये हो जाएगा आपका कॉलम मिनिमाइजेशन। तो राइट हियर कॉलम मिनिमाइजेशन। तो कॉलम मिनिमाइजेशन के लिए क्या करना है आपको, जो रो मिनिमाइजेशन का टेबल है उसी से हमें कॉलम मिनिमाइजेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एम्प्लॉय लिख देता हूँ, एम्प्लॉय इज़ E1, फिर यहाँ पर देखो E2 है, फिर देखो ये E3, देन यहाँ पर E4 है और ये E5, 5 एम्प्लॉयज़ हो गया। नंबर ऑफ़ केसेस देखो यहाँ पे फर्स्ट है, सेकेंड है, फिर देखो यहाँ पे थर्ड आपको दिया है, फोर्थ दिया और ये फिफ्थ दिया हुआ है, ठीक है। अब जो रो मिनिमाइजेशन का टेबल मिला है वहाँ से हम कॉलम मिनिमाइजेशन निकालेंगे। देखो फर्स्ट कॉलम मिनिमम वैल्यू 1 है, तो 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, 2 - 1 तो 1 आएगा, 1 - 1 0 आएगा, 2 - 1 1 आएगा, 1 - 1 0 आएगा, 6 - 1 देखो 5 आएगा, ये हो गया। सेकेंड कॉलम देखो मिनिमम वैल्यू 0 है, थर्ड कॉलम मिनिमम वैल्यू 0 है, फोर्थ कॉलम मिनिमम वैल्यू 0 है, तो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा वैल्यूज़ आपका। तो सेकेंड कॉलम है 0, फिर m है देखो 0 3 2 है, हाँ 0 3 और ये 2 है। थर्ड कॉलम देखो आपका है 1 2 1 m 0, हाँ 1 2, फिर यहाँ पर 1 है, फिर m है, फिर देखो आपको 0 दिया हुआ है। फोर्थ कॉलम है 3 0 3 0 7, हाँ 3 0 3, फिर ये 0, फिर देखो यहाँ पर 7 है। और जो फिफ्थ कॉलम आपको दिया है वो फिफ्थ कॉलम में मिनिमम वैल्यू 2 मिल रहा है हमें, तो 2 को मैं बाकी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 4 - 2 देखो 2 आएगा, फिर 3 - 2 1 आएगा, 4 - 2 तो 2 आएगा, 2 - 2 0 आएगा, m - 2 तो आपका m ही रहने वाला है क्योंकि m के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसमें कुछ भी ऐड करो कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है m के ऊपर, ठीक है। तो आपका स्टेप 2 हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 3, ठीक है, वी विल राइट हियर स्टेप 3। तो स्टेप 3 होता है टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी, दिस इज़ कॉल्ड एज टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी। तो टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी लिखेंगे और जो लाइंस हम ड्रॉ करेंगे वो स्टेप 2 यानी कि कॉलम मिनिमाइजेशन में ड्रॉ करेंगे। तो टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी में आपको जो कॉलम मिनिमाइजेशन का टेबल है उसमें आपको मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ करके ऑल ज़ीरोज़ को कवर करना है। तो हम देखते हैं कि सबसे मैक्सिमम ज़ीरो हम कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, रो वाइज या कॉलम वाइज। तो अगर मैं सर्च करूँ कॉलम वाइज 2 0 है, यहाँ पर भी 2 0 है, सिंगल 0 है, 2 0 है, सिंगल 0 है। तो कॉलम वाइज मैक्सिमम मुझे 2 0 मिल रहा है। मैं रो वाइज भी सर्च कर लेता हूँ, सिंगल 0 2 0 सिंगल 0 3 0 और ये सिंगल 0। तो देखो जो सेकंड लास्ट यानी कि E4 है ना उसमें मैक्सिमम 0 यानी कि 3 0 मुझे मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं ये लाइन ड्रॉ करूँगा 3 0 वाला, 3 0 का लाइन ड्रॉ हो गया। अब हम 2 0 का लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 2 0 का लाइन देखो एक तो आप ये ड्रॉ कर सकते हो, 2 0 कवर हो गया आपका।
अगर आपने ये लाइन ड्रॉ किया तो भी आपका देखो 2 0 कवर हो रहा है। 3, उसके बाद सिर्फ आपका देखो सिंगल ज़ीरो बच रहा है। तो ये सिंगल ज़ीरो को कवर करने के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैं देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइंस में ऑल ज़ीरोज़ देखो कवर्ड हो गया है। कितना लाइन हमने ड्रॉ किया है, 1 2 3 और एक ये 4, तो 4 लाइन में ऑल ज़ीरोज़ आपका कवर्ड हो गया है। मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर नंबर ऑफ़ लाइन, हाँ आप लिखोगे नंबर ऑफ़ लाइन इक्वल टू, कितना लाइन ड्रॉ किया है, 4। एंड व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ मैट्रिक्स, साइज़ ऑफ मैट्रिक्स ज़रा एक बार आप चेक कर लो, साइज़ ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 5 है। देयरफॉर सॉल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमल, हाँ तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमल। सॉल्यूशन ऑप्टिमल क्यों नहीं आया, बिकॉज 4 नॉट इक्वल टू 5 मिला। नंबर ऑफ़ लाइन और नंबर ऑफ़ लाइन एंड साइज ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल नहीं आ रहा है, दैट्स वाई सॉल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमल। तो जब सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो उसे ऑप्टिमल करने के लिए रूल आपको पता है, हम चेंज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, चेंज, और चेंज इक्वल टू होता है मिनिमम ओपन वैल्यू। यानी कि ये टेबल में हम सर्च करेंगे सबसे मिनिमम यानी कि लिस्ट वैल्यू जो कि लाइन के ऊपर लाइज नहीं है। तो सबसे लिस्ट वैल्यू टेबल में मुझे 1 देखो मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो चेंज क्या आएगा, 1। अब ये चेंज 1 को यूज़ करके मैं दूसरा टेबल फॉर्म करूँगा। तब हम न्यू टेबल फॉर्म करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉई, यहाँ एम्प्लॉई है आपका E1, देन यहाँ पर देखो E2, फिर यहाँ पे लिख दो आप E3, E4 एंड E5, हाँ ये 5 एम्प्लॉयज़ है। यहाँ पर केसेस आपको दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, फिर देखो आपका ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, ये केसेस हो गया, ठीक है। अब चेंज का रूल क्या है आपको पता है, जो ओपन वैल्यू है उसमें से चेंज को माइनस करेंगे और जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पर ऐड करेंगे चेंज वैल्यू को। सो देखो वैल्यूज़ क्या आएगा, 1 - 1 0 आएगा, ये 0 एज इट इज़ रहेगा, 1 - 1 0, 3 - 1 2, 2 - 1 देखो 1 आएगा, फिर ये 0 है तो एज इट इज़ रहेगा, ये m इंटरसेक्शन पे है बट m पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये 2 0 1 एज इट इज़ रहेगा, 1 - 1 0, फिर ये देखो 0 1 - 1 0, 3 - 1 2 आएगा, 2 - 1 1 आएगा, फिर यहाँ पर देखो आप ये 0 3 इंटरसेक्शन पे है तो 3 + 1 तो ये 4 हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पर m एज इट इज़ रहेगा, 0 0 एज इट इज़, 5 एज इट इज़ है, 2 पे ऐड होगा देखो यहाँ पर 1 तो 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 और ये 7 m एज इट इज़ रहेगा। तो मैंने देखो न्यू टेबल फॉर्म कर दिया चेंज 1 को यूज़ करके और प्रीवियस टेबल को यूज़ करके। अगेन आपका रूल वही है, टेस्टिंग फॉर द ऑप्टिमैलिटी। तो हम नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइंस टू कवर मैक्सिमम 0। तो देखो मैक्सिमम 0 यहाँ पर कहाँ पर कवर हो रहा है, तो मैक्सिमम 0 जहाँ तक मुझे लग रहा है, देखो ये फर्स्ट कॉलम में 4 0 एक साथ कवर हो रहा है, 4 0 एक साथ कवर हो गया। अब देखते हैं कहीं और 4 0 कवर होगा क्या, तो और कहीं पर भी तो 4 0 कवर नहीं हो रहा है। फिर हम ट्राई करेंगे 3 0 कवर करने का, तो 3 0 देखो मेरा यहाँ पे थर्ड कॉलम में 3 0 एक साथ कवर हो रहा है, ठीक है। अब ट्राई करते हैं और भी कहीं पर 3 0 कवर होता है क्या, तो 3 0 और कहीं पर देखो कवर नहीं हो रहा है, तो हम अभी 2 0 को कवर करेंगे। तो देखो ये हमने 2 0 कवर कर दिया, यहाँ पर भी देखो हमने 2 0 कवर कर दिया, और ये आपका सिंगल 0 कवर करना पड़ेगा आपको दिस वे, ऐसा हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ़ लाइन, हाँ नंबर ऑफ़ लाइन कितना आ गया, 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये साइज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो ये इक्वल हो गया है, तो जब इक्वल हो गया तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल, सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया। तो जब सॉल्यूशन ऑप्टिमल होता है तो स्टेप 4 आता है डूइंग असाइनमेंट। तो मैं देखो यहाँ पे स्टेप 4 लिख देता हूँ, स्टेप 4 लिखोगे आप डूइंग असाइनमेंट, ठीक है, डूइंग असाइनमेंट यहाँ पर लिख दो आप, डूइंग असाइनमेंट। तो असाइनमेंट के लिए हम असाइनमेंट टेबल फॉर्म करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सेम टेबल को यहाँ पर अगेन हम कॉपी करते हैं। तो ये देखो आपका एम्प्लॉय E1 हो गया, दिस इज़ E2, यहाँ पर E3 है, दिस इज़ E4 और ये देखो आपका E5 हो गया। केसेस है यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, फिर देखो ये थर्ड है, फोर्थ है और ये फिफ्थ है। सेम वैल्यूज़ कॉपी करते जाओ, 0 0 0 फिर 0, लास्ट में 5 है देखो यहाँ पे। सेकेंड कॉलम देखो आपका 0 M 0 4 और ये देखो आपका 3 है,
फिर यहाँ पे 0 2 0, फिर यहाँ पर देखो m है, फिर ये 0 हो गया आपका। दिस इज़ 2 0 2 0 और ये 7 हो गया आपका। दिस इज़ 1 1, यहाँ पर 1 है और ये 0 है और यहाँ पर देखो आपका m हो गया। ठीक है, असाइनमेंट करने का रूल आपको पता है। हम क्या करेंगे, रो वाइज पहले सर्च करेंगे सिंगल ज़ीरो। तो फर्स्ट रो में सिंगल ज़ीरो नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में, फिफ्थ में सिंगल ज़ीरो है। देखो फिफ्थ रो में सिंगल ज़ीरो है, असाइन कर दो, करस्पॉन्डिंग कॉलम ऑल ज़ीरोज़ कैंसिल कर दो। अगेन हम सर्च करेंगे सिंगल ज़ीरो। तो अब सिंगल ज़ीरो देखो कहाँ पर मिलेगा हमें, रो वाइज जाते हैं तो सिंगल ज़ीरो नहीं मिल रहा है, रो वाइज आपको कहीं पर भी सिंगल ज़ीरो नहीं मिल रहा है। तो हम कॉलम वाइज सर्च करेंगे सिंगल ज़ीरो। तो मुझे देखो यहाँ पे लास्ट कॉलम में सिंगल ज़ीरो मिल रहा है, तो लास्ट कॉलम में सिंगल ज़ीरो असाइन किया तो करस्पॉन्डिंग रो का ऑल ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगेन देखो हम सर्च करेंगे सिंगल ज़ीरो। तो सिंगल ज़ीरो देखो मुझे फोर्थ कॉलम में मिल रहा है, तो फोर्थ कॉलम सिंगल ज़ीरो असाइन किया, करस्पॉन्डिंग रो का ज़ीरो हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब अगर आप सर्च करोगे तो देखो आपको सिंगल ज़ीरो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, आपको रो वाइज भी सिंगल ज़ीरो नहीं मिलेगा और कॉलम वाइज भी सिंगल ज़ीरो नहीं मिलेगा, बिकॉज देखो यहाँ पे 2 2 0 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो जब ये टाइप का सिचुएशन आता है ना, यानी कि आपको सिंगल ज़ीरो रो में भी नहीं मिलेगा और कॉलम में भी नहीं मिलेगा, दैट मीन्स जो आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसमें ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है, या उसे हम बोलते हैं मल्टीपल सॉल्यूशन है, या उसे सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि मोर देन वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट है। मोर देन वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट का मीनिंग होता है कि जो आपका ऑप्टिमम शेड्यूल रहेगा, जो शेड्यूलिंग रहेगा वो डिफरेंट आएगा, लेकिन जो फाइनल आंसर यानी कि जो टोटल कॉस्ट है या फिर टोटल प्रॉफिट है वो सेम आएगा एवरी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है। तो जब भी आपको ऐसा ऑल्टरनेट सॉल्यूशन मिले तो कहीं पर भी एक ज़ीरो को आप असाइन कर दो, बट जहाँ पर भी आप ज़ीरो को असाइनमेंट करोगे उसका करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम का ज़ीरो कैंसिल होगा। तो सपोज ये 4 0 है ना, मैं कहीं पर भी एक ले लेता हूँ, सपोज़ मैंने ये पहला ले लिया, तो यहाँ पर मैंने असाइन किया ना, तो करस्पॉन्डिंग रो का भी ज़ीरो जाएगा और करस्पॉन्डिंग कॉलम का भी ज़ीरो जाता है। अब क्या बच रहा है, देखो यहाँ पर सिंगल ज़ीरो, उसे असाइन कर दो, तो हो गया देखो आपका असाइनमेंट। अब मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, तो मैं देखो फाइनल आंसर लिखता हूँ, तो असाइनमेंट शेड्यूल, हाँ, तो यहाँ पे एम्प्लॉय लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो राइट हियर एम्प्लॉय लिख दो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या दिया है आपको, यहाँ पर आपको दिया हुआ है केसेस, हाँ, ये केसेस है, और यहाँ पर आपको डेज दिया था, हाँ, बिकॉज हमें क्वेश्चन पूछा था फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज बोला था। तो देखो एम्प्लॉय आपका क्या क्या है, E1 है, फिर यहाँ पर E2 है, देन E3, फिर देखो E4 है और E5, हाँ, इतना एम्प्लॉयज़ हमें दिया हुआ है। केसेस देखो, एम्प्लॉय E1 को फर्स्ट केस देंगे हम, फर्स्ट केस, एम्प्लॉय E2 को केस नंबर 4 देना होगा। ठीक है, देन एम्प्लॉय देखो E3 को सेकंड केस जाएगा, उसके बाद एम्प्लॉय E4 को देखो फिफ्थ केस जाएगा, तो 5 आएगा। एम्प्लॉय देखो E5 को ये थर्ड केस जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख दो थर्ड। ठीक है, असाइनमेंट हो गया आपका। उसके बाद आपको डेज़ लिखना है। देखो कॉम्बिनेशन डेज़ हम ओरिजिनल क्वेश्चन से लिखेंगे, तो देखो E1 का डेज़ कितना है 6, तो यहाँ पे लिख दो 6 डेज़। E2 4 का देखो, E2 4 का डेज़ है 6, तो यहाँ भी 6 लिख दो। E3 2 दिया है, तो E3 2 का डेज़ कितना दिया है आपको 6 दिया हुआ है। देन E4 5 दिया है, ये तो E3 2 का हो गया। ठीक है, फिर E4 5 है, E4 5 का कितना दिया है, देखो यहाँ पर 6 आपको दिया हुआ है। E5 3, हाँ, E5 3 का हमें 3 दिया हुआ है, तो लिख दो 3 और ये टोटल ऐड कर दो, देखो कितना आता है। तो 6 + 6 12 18 24 और 3 ऐड किया तो आपको कितना मिलेगा 27 मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर टोटल, हाँ, आप लिखोगे टोटल मिनिमम डेज, हाँ, टोटल मिनिमम नंबर ऑफ डेज, हाँ, टोटल मिनिमम नंबर ऑफ डेज इक्वल टू कितना आएगा 27 आएगा। तो ये हमारा सम सॉल्व हो गया। जो बैक आंसर दिया है वो इनकरेक्ट है, हमने जो यहाँ पे सॉल्व किया है वो राइट आंसर है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 यानी कि असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 था, टोटल 6 क्वेश्चन थे, हमने इसे 2 वीडियो लेक्चर के थ्रू कंप्लीट कर दिया है।
तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं पार्ट 2 आपको सिखाऊंगा, जहां पर हम स्टडी करेंगे जॉब सीक्वेंसिंग के प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना, क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करता हूं कंप्लीट सॉल्यूशन बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, दैट मीन्स मैथमेटिक्स एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अंडरस्टैंड हुआ होगा, इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।